एक ये टॉपिक है मानव शरीर संरचना तंत्र आपका टॉपिक है। उसमें एक जनन तंत्र भी आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीन प्रकार के जनन तंत्र जनन होता है। एक होता है कायिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, और तीसरा होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन मतलब काया मतलब शरीर का भाग ही टूटकर अलग हो जाता है, उसको कायिक जनन बोलते हैं। इसमें कोई नर मादा भाग नहीं लेते। अलैंगिक जनन भी ऐसा ही होता है, इसमें भी केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दो लिंग भाग लेते हैं। इनके युग्मक आपस में मिलते हैं और निषेचन होता है। लैंगिक जनन पादप होते हैं। एग्जाम में से आता है कि किन में तीनों प्रकार का जनन होता है। पादप होते हैं, उनमें कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का जनन मिलता है। पादपों में तीनों प्रकार का जनन मिलता है। ये पूछते हैं कि छोटे जीव होते हैं उनमें ये ज्यादा अगर पादपों में होता है, ये छोटे जीवों में होता है, और ये विकसित जीवों में पाया जाता है। एक अमीबा में पूछते हैं कि अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है उसकी विधि क्या होती है, कैसे? तो द्विखंडन होती है। द्विखंडन मतलब क्या होता है, जैसे ये एक अमीबा है, ये दो टुकड़ों में टूट गया तो दो बन गए, एक प्रकार का जनन ही है, संतान बन रही है। तो द्विखंडन मतलब दो टुकड़ों में टूटकर, ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो अमीबा में जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है। किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन विधि द्वारा। एक ऐसे आता है मुकुलन विधि द्वारा। किन में जनन होता है? मुकुलन विधि, बड निर्माण, बड फॉर्मेशन। एक तो होता है हाइड्रा में, हाइड्रा एक जीव है, और दूसरा होता है ईस्ट में। ईस्ट एक कवक है, फंगस बोलते हैं इसको। ये दो जीव ऐसे हैं जिसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। मुकुलन विधि क्या होती है? जैसे ये हाइड्रा है, इससे एक छोटा सा मुकुल या बड निकलेगा, ये मुकुल है, मुकुल या बड। थोड़े समय बाद ये टूटकर अलग हो जाएगा और इससे नया विकसित हाइड्रा बन जाएगा। तो ये मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं मुकुलन विधि द्वारा। और पादपों में तीनों टाइप का जनन होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब बात आती है लैंगिक जनन की, जिससे क्वेश्चन पुटअप होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर व मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडा या अंडाणु। ये दो भाग लेते हैं। दोनों युग्मकों को मिलने को बोलते हैं निषेचन। ये सब एग्जाम में पूछते हैं। नर युग्मक का नाम, मादा युग्मक का नाम, और निषेचन किसको बोलते हैं? नर और मादा युग्मक का मिलना। इन युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है आदि। ये बनते कैसे हैं? लैंगिक जनन का बता रहा हूं। ये युग्मक नॉर्मली नहीं बनते। मनुष्य में दो प्रकार का कोशिका विभाजन होता है।
समसूत्री और अर्धसूत्री। बाकी शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जैसे हड्डियों की, मांसपेशियों की, स्किन की, सब जितनी भी काया है हमारी, उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। मतलब कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो समसूत्री विभाजन से तो 2 कोशिका बनेगी, उसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। इसका वापस टूटेगा तो 46 समान रहते हैं गुणसूत्र। लेकिन उम्र 11 से लेकर 50 तक जो हमारे जनन अंग है, जैसे नर जनन अंग वृषण और मादा अंडाशय में ऐसी कोशिकाएं होती है, उनमें केवल अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है और अर्धसूत्री विभाजन से ही युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, 46 कोशिका होती है, वो 23 कोशिकाओं में आधी बन जाती है। आधी हो गई ना, 46 के कितने हो गए, 23, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो इससे युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अब नर और मादा में दोनों में अलग अलग युग्मक बनते हैं। नर में जो मातृ कोशिका होती है, शुक्राणु मातृ कोशिका, इससे जो युग्मक बनते हैं वो 4 बनते हैं। मतलब एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि मादा में एक कोशिका से केवल एक अंडाणु बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है दोनों तंत्रों की। पहला है नर जनन तंत्र। इसमें ये चीजें सम्मिलित है। पहला वृषण है जो मुख्य है, इसी के बारे में क्वेश्चन निकालते हैं। दूसरा अधिवृषण है, लेकिन इनमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक शुक्रवाहक होता है, शुक्राणुओं को ले जाता है। मूत्र मार्ग और सेशन। ये कुछ नर जनन अंग के नाम है, इनसे मिलकर बनता है। इनमें इसमें और इसमें से क्वेश्चन निकाल के लाता है पेपरों में। तो सबसे पहले वृषण देख लो। एक जोड़ी होता है, इसमें क्या होता है, तो वृषण होता है वो वृषण कोश में होता है। मनुष्य के अंदर नहीं होता शरीर में। क्यों नहीं होता, ताप नियंत्रण के लिए। तो मादा में जो अंडाशय होता है वो शरीर के अंदर होता है, उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो वृषण कोश में इसलिए होते हैं क्योंकि जो ताप, वृषण कोश का ताप है हमारे शरीर से 2 या 3 डिग्री कम होता है। 2 या 3 डिग्री कम होता है, जो कि स्पर्म के या शुक्राणु के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इसलिए वृषण वृषण कोश में पाए जाते हैं। शरीर के ताप से थोड़े कम ताप होता है, जैसे 37 डिग्री होता है तो इसमें 35 या 34 डिग्री तापमान होता है, ताकि शुक्राणु जिंदा रहे। एक अधिवृषण है जिसको एपिडिडाइमस बोलते हैं।
अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। इसका काम क्या होता है? इस वृषण के आधारी भाग में होता है कुंडलित नलिकाकार। इस शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है यहाँ। बनते कहाँ है? वृषण में। और परिपक्वन कहाँ होता है? अधिवृषण में। शुक्राणुओं का परिपक्वन एग्जाम में आता है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, तो आपको करना है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस भी नाम आ सकता है। एक जो वृषण में है ना, इनमें भी क्वेश्चन आता है। वृषण के अंदर एक अंतराली कोशिका होती है, जिसको लेडिंग कोशिका भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखना है। लेडिंग भी पूछ सकता है या अंतराली भी दे सकता है। लेडिंग कोशिका ये क्या करती है? ये आपको पता ही है, नर हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम सुना होगा आपने। टेस्टोस्टेरोन का स्रवण करती है या निर्माण करती है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण वृषण की किन कोशिकाओं द्वारा होता है, तो अंतराली कोशिका या लेडिंग कोशिका द्वारा होता है। एक होता है वृषण के अंदर ही शुक्रधर नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। शुक्रधर नलिका, शुक्रधर मतलब शुक्र मतलब शुक्राणुओं को धारण करने वाली नलिका। तो मतलब सीधी सी बात है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्रधर नलिका क्या करेगी? शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। एक सहायक जनन ग्रंथियां भी होती है, नर में होती है। ये नाम याद रखना आपका। ये जनन में सहयोग करती है। एग्जाम में कैसे पूछते हैं वो भी बता दूंगा मैं। सहायक जनन ग्रंथियां एक तो होती है शुक्राशय होती है, जो वीर्य का निर्माण करता है। शुक्राशय। एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक होती है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। ये तीन सहायक जनन ग्रंथियां होती है। काउपर ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी याद रखना, बल्बो यूरेथ्रल। इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। बारथोलिन ग्रंथि नहीं, बल्बो यूरेथ्रल है। बारथोलिन ग्रंथि तो मादा में होती है। ये तीन जनन ग्रंथियां होती है। ये तीनों ही शुक्राणुओं की परिपक्वन मतलब सक्रियण में, उसकी मैच्योरिटी में, इनके स्राव होते हैं, उनके अम्लक्षार संतुलन में सब में काम आती है। सहायक जनन ग्रंथियां ये शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। एग्जाम में से पूछते हैं काउपर ग्रंथि किन में होती है, नर में, मादा में, या किसकी सहायक ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि पूछ सकते हैं, शुक्राशय पूछ सकते हैं, वीर्य का निर्माण करता है। ये सब सहायक जनन ग्रंथियां हैं, आपको ध्यान रखना है। एक शुक्राणु के बारे में क्वेश्चन पूछता है, शुक्राणु जो बनता है इस टाइप से होता है, आपको ध्यान में ही है। इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम।
एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के शीर्ष पर या हेड पर। ये सिर है इसका, ये मध्य भाग है, ये टेल मतलब पूंछ है। तो एक्रोसोम शुक्राणुओं के शीर्ष पर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है एक्रोसोम का? एक्रोसोम नर युग्म का आपको पता ही है। एक्रोसोम मतलब शुक्राणु, शुक्राणु तो ये पूरा हो गया। इसके ऊपर जो एक्रोसोम है इसका काम होता है, ये अंडाणु होता है मादा में, इसकी जो झिल्ली है इसको भेद कर ये अंदर जाता है। तो इसके अंदर एक्रोसोम में एक हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, हाई एल्यूरोनिडेज, और यहाँ होता है हाई एल्यूरोनिक अम्ल। ये एंजाइम इस हाई एल्यूरोनिक अम्ल जो अंडाशय की भित्ति पर होता है इसको तोड़कर अंदर चला जाता है। तो इसका काम क्या होगा एक्रोसोम का? अंडाणु का भेदन, अंडाणु का भेदन। 23 गुणसूत्र इसके होंगे एक्रोसोम के, शुक्राणु के, और 23 अंडाणु के, दोनों मिलकर वापस 46 बना देगा, मतलब निषेचन होगा, 46 गुणसूत्र बन जाएंगे और युग्मक बन जाएगा, युग्मनज सॉरी। तो अंडाणुओं का भेदन करता है एक्रोसोम, आपको याद रखना है। एग्जाम में से पूछते हैं कि अंडाणुओं का भेदन है वो किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उसके द्वारा अंडाणुओं का भेदन होता है।